गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन शासित एक और राज्य राजनीतिक अनिश्चितता की चपेट में आ गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। हालांकि इस बार उनकी सरकार के बहुमत पर कोई सवाल नहीं है, न ही विधायकों की खरीद फरोख्त का कोई आरोप है। इस बार एक पुराना मामला उनके रास्ते का कांटा बन गया है, जिसमें उनके विधायकी गंवाने और मुख्यमंत्री पद से हटने की नौबत आन पड़ी है। उन पर आरोप यह है कि राज्य का खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद अपने और अपने कुछ करीबियों के नाम पर खान आवंटित करा लिया। बीजेपी ने इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत की थी। यह पहली नज़र में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के उल्लंघन का मामला था। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को सरकार की ओर से किसी तरह का ठेका दिया जाता है तो वह सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं रह जाता। इसी तरह अगर किसी निर्वाचित सदस्य को सरकार की ओर से किसी वस्तु की आपूर्ति का या सरकार द्वारा करवाए जा रहे किसी भी कार्य का ठेका मिलता है तो वह सदस्य होने की पात्रता खो देता है। हालांकि मुख्यमंत्री सोरेन का कहना था कि उनका मामला तकनीकी तौर पर इस नियम के दायरे में नहीं आता, लेकिन दोनों पक्षों की पूरी बात सुन लेने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। चूँकि आयोग की सलाह पर इस मामले में बाध्यकारी होती है, इसलिए अब मामला जब तब का ही माना जा रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अभी भी पूर्ण बहुमत है, इसलिए तत्काल सरकार गिरने का खतरा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की सूरत तो आ ही सकती है। यह देखना होगा कि हेमंत सोरेन का अगला कदम उस सूरत में क्या होता है, लेकिन इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने का विकल्प अपनाने पर भी थोड़े समय के लिए ही सही अपनी जगह किसी न किसी को मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंपना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट किस हद तक जाते हैं, इस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी। लेकिन सोरेन परिवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा या सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी सत्ता भले बचा ले, उसकी साख पर ऐसा सवाल खड़ा हुआ है जिसका जवाब केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के रटे रटाए फार्मूले पर देना काफ़ी नहीं होगा। इसे भारतीय राजनीति में मौजूदा दौर की विडंबना ही कहेंगे कि प्रायः सभी पक्ष अपने ऊपर लगे किसी भी बड़े आरोप का जवाब विरोधियों के दोष गिनाकर देने की कोशिश करते हैं, मानो विरोधियों का ज़्यादा बुरा होना उनके बुरा होने का औचित्य साबित कर देता हो। बहरहाल सोरेन ने विरोधियों को चुनौती देने की मुद्रा में अपने जन समर्थन का हवाला दिया है, मगर लोकतंत्र में जन समर्थन कानून के शासन का विकल्प नहीं होता। उम्मीद की जाए कि कानून के शासन की मजबूरियों से निकला नया नेतृत्व राज्य को बेहतर माहौल देगा। एक दौर वह भी था जब संसद और विधानसभाओं की लाइब्रेरी सांसदों और विधायकों से गुलजार रहती थी। जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दों को
उठाने के लिए तैयारियां करते थे। सांसद नीलोत्पल बसु, गुरुदास दासगुप्ता, संघप्रिय गौतम सहित बड़ी संख्या में ऐसे सांसद थे जो अपने बड़े से बड़े काम छोड़कर भी संसद की बैठक में आते थे, क्योंकि उनके लिए वही मंदिर था। आज भी ऐसे सांसदों की कमी नहीं है जो सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन बार बार होने वाले हंगामों के चलते मजबूर हैं। हंगामों के लिए कौन दोषी है, इस पर अलग राय हो सकती है, लेकिन इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि संसद और विधानसभाओं की बैठकों में हंगामा ही सबसे बड़ा धर्म बनता जा रहा है। एक पुरानी घटना याद आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक हंगामे के बाद स्थगित हो गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लगातार 9 बार विधायक चुने जा चुके उदल और समाजवादी विधायक रविंद्रनाथ तिवारी चिंतित मुद्रा में एक कक्ष में बैठे थे। हाथ में उन प्रश्नों का बंडल था जो उस दिन विधानसभा की बैठक में पूछे जाने थे। जब दोनों विधायकों से पूछा कि आप लोग बहुत चिंतित मुद्रा में बैठे हैं, तो रविंद्रनाथ तिवारी बोले कि आज कई सवाल लगे हैं, लेकिन अब हंगामा हो गया है, इसलिए किसी भी प्रश्न के संबंध में पूछने का मौका नहीं मिलेगा। कई वजहों से ऐसे सदस्यों की पीड़ा बढ़ रही है। आज भी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि प्रश्नों की तैयारी करते हैं, लेकिन हवा ऐसी बदली कि सदन की बैठकों में उन लोगों का बोलबाला हो गया जिन्हें न तो संसदीय परंपराओं की जानकारी है, न जनता के दुख दर्द से खास मतलब। जनहित के मुद्दों की बारीकी उनके लिए खास मायने नहीं रखती। हंगामा और हुड़दंग के बीच स्वयं खबरों में बने रहना कुछ जनप्रतिनिधियों का प्रथम लक्ष्य है। सदन के अंदर होने वाला हंगामा अखबारों की सुर्खियां बनता है। टीवी चैनलों पर भी हंगामे, शोरगुल और बहिष्कार, वॉकआउट वगैरह की ही खबरें जगह पाती है। ज़मीनी मुद्दे किनारे कर दिए गए हैं। फिर रात भर जाग कर जनहित से जुड़े मुद्दों पर माथापच्ची क्यों हो। संसद और विधानमंडलों की बैठकों में होने वाले हंगामे का सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को होता है तो वह है जनता। वैसे विपक्ष के पास सदन की बैठक ही सबसे कारगर हथियार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित एक वाकया बताते हैं। वह पहली बार ही चुनाव जीतकर आए थे। सदन में एक बार उन्होंने एक गांव में पुलिस अत्याचार का मुद्दा उठाया था। उसी दिन जब शाम को वह अपने क्षेत्र लौट रहे थे तो देखा कि उस गांव में पुलिस का भारी जमावड़ा है। उनके पूछने पर पुलिस के आईजी ने बताया कि आपने सदन में यह मुद्दा उठा दिया है, इसलिए आना पड़ा। अब बिल्कुल दूसरी धारा बह रही है। सदन में आए दिन होने वाले हंगामों और उनसे होने वाले नुकसान को कई स्तरों पर समझा जा सकता है। हंगामा दो तरह का होता है। एक, सदन के अंदर किसी बात को लेकर दो पक्षों में वाद विवाद बढ़ जाए तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक अंग माना जा सकता है। लेकिन जब राजनीतिक दलों के कार्यालयों में बैठकर अपने ही सांसदों और विधायकों से नारे लिखवाए जाएं, बैनर बनवाए जाएं, तो इसे सदन की गरिमा और अहमियत
बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। स्टॉप।